नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास की सबसे बड़ी और दिलचस्प कहानियों में से एक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को पूरी तरह से हैरत में डाल दिया और प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सारी समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत का समय बड़ा ही दिलचस्प था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का ये पक्का मानना था कि भारत का अपना कोई प्राचीन इतिहास है ही नहीं और वही लोग यहाँ सभ्यता लेकर आए हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस जमीन पर वो अपने भारी जूते पहनकर चल रहे हैं, ठीक उसी के नीचे एक विशाल और बेहद उन्नत सभ्यता सो रही है। जब ये सभ्यता जागी ना, तो सारा औपनिवेशिक अहंकार एक झटके में चूर चूर हो गया। भाग एक महान सभ्यता की खोज। अब ये खोज रातों रात नहीं हुई थी। ये तो एक सदी तक चलने वाली एक शानदार जासूसी कहानी की तरह है, जिसकी शुरुआत दरअसल एक एक्सीडेंट से हुई थी। कहानी शुरू होती है 1829 में, चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज सिपाही से, जो फौज से भागकर बंजारा बन गया था। उसने ही सबसे पहले पंजाब में ईंटों के विशाल टीले देखे थे। फिर 1853 और 1856 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ अजीबोगरीब जानवरों वाली मोहरें मिली। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा को खोज निकाला और ठीक एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक और शानदार शहर ढूंढ निकाला, और वो शहर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा से करीब 590 किलोमीटर दूर सिंधु नदी के किनारे बसा ये शहर। वैसे मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। जब 1924 में सर जॉन मार्शल ने ऑफिशियली दुनिया को इस खोज के बारे में बताया, तो समझिए पूरी दुनिया हिल गई। मानव सभ्यता की टाइमलाइन सीधे 5000 से 8000 साल पीछे खिसक गई। अचानक से भारत प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के बिल्कुल बराबर आकर खड़ा हो गया था। भाग 2, अद्भुत नगर योजना और निर्माण। जरा सोचिए, अगर हम एक टाइम मशीन में बैठकर 4500 साल पीछे जाएं, तो हमें क्या दिखेगा? एक ऐसी नगर योजना जो आज के मॉडर्न सिविल इंजीनियरिंग को भी कड़ी टक्कर देती है। अब ये 4, 2 और 1 का अनुपात कोई मामूली गणित नहीं है। ये उनकी पक्की ईंटों का एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो है। चाहे शहर हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो या फिर हजारों किलोमीटर दूर बसा लोथल, हर जगह भट्टियों में पकी ईंटों का आकार और अनुपात बिल्कुल यही था। ये एक रूपता सच में अचंभित करने वाली है। और उनका सिविक सेंस बेमिसाल। वहां कोई शोर शराबा या अव्यवस्था नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न था। सड़कें 90 डिग्री के एंगल पर ग्रिड की तरह एक दूसरे को काटती थी और इतनी चौड़ी थी कि 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से गुजर सकें। उनके पास ढकी हुई नालियों और सड़क किनारे कूड़ेदानों के साथ एक बेहद एडवांस्ड सैनिटेशन सिस्टम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि शहरों के मेन गेट्स पर पब्लिक नोटिस बोर्ड भी लगे होते थे। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात है, शहर का 2 हिस्सों में बटा होना। एक तरफ ऊंचाई पर बना था दुर्ग या सिटाडेल, जहां अन्न भंडार और असेंबली हॉल जैसी अहम इमारतें थीं, और दूसरी तरफ नीचे था निचला शहर, जहां आम नागरिक रहते थे। इन दोनों के चारों ओर पक्की ईंटों की विशाल दीवारें बनी थीं। ये दीवारें सिर्फ दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि सिंधु नदी की भयंकर बाढ़ और जंगली जानवरों से भी लोगों की रक्षा करती थीं। कंस्ट्रक्शन का एक और बेजोड़ नमूना था मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या महान स्नान घर। ये करीब 900 स्क्वायर फीट में फैला था और 8 फीट गहरा था, जिसमें उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां उतरती थीं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि पानी को रिसने से रोकने के लिए उन्होंने ईंटों के ऊपर प्राकृतिक राल यानी नेचुरल रेजिन की परत चढ़ाई थी। जी हाँ, एंशिएंट वाटरप्रूफिंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल जरूर किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या बड़े उत्सव के लिए होता होगा। भाग 3, एक शांतिप्रिय और समृद्ध समाज। खैर, अब तक हमने देखा कि उन्होंने क्या क्या बनाया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो लोग एक साथ रहते कैसे थे। और यहीं पर यह सभ्यता बाकी सबसे बिल्कुल अलग नजर आती है। मिस्र और मेसोपोटामिया में हमें योद्धा राजा, खतरनाक हथियार, विशाल महल और राजाओं की बड़ी बड़ी समाधियां देखने को मिलती हैं। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं। वहां से कोई हथियार या महल नहीं मिला। ये एक बेहद शांतिप्रिय समाज था, जिसे शायद व्यापारियों या नगर परिषदों द्वारा चलाया जाता था। उनके पास 16 के अनुपात में चलने वाले बिल्कुल सटीक और एक समान पत्थर के बाट थे, जो दिखाता है कि उनका जीवन कितना व्यवस्थित था।
उनका रोजमर्रा का जीवन खुशियों और समृद्धि से भरा हुआ था। उनकी डाइट काफी रिच थी। गेहूं, जौ के साथ साथ मछली और मसालों वाला मांस भी वो खाते थे, जिसे ओखली और मूसल से तैयार किया जाता था। एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास मिट्टी के पास से और कमाल के खिलौने थे, जैसे सिर हिलाने वाले बैल और सीटी बजाने वाले पक्षी। सच कहूं तो इनके सामने आज के प्लास्टिक के खिलौने भी फीके लगते हैं। और बात करें ब्यूटी की, तो महिलाएं हाथी दांत की कंघियों, तांबे के शीशों और बेहद कॉम्प्लेक्स हेयर स्टाइल्स के साथ अपना श्रृंगार करती थीं। भाग 4, व्यापार, कला और संस्कृति। अब ये इतनी शांति और समृद्धि यूं ही हवा से तो नहीं आई थी। उनकी उपजाऊ जमीन और शार्प बिजनेस माइंड ने उन्हें एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया था। आपको पता है, सिंधु घाटी के लोग दुनिया में सबसे पहले कपास की खेती करने और उसे बुनने वाले लोग थे। उनका ग्लोबल ट्रेड कितना विशाल था, इसका अंदाजा गुजरात के लोथल से लगता है। ये दुनिया का पहला मैनमेड डॉकयार्ड यानी बंदरगाह था। वे ज्वार भाटा की ताकत को समझते थे और रात में दिशा जानने के लिए आग के ऊंचे स्तंभों का इस्तेमाल करके अरब सागर की लहरों को चीरते हुए व्यापार करते थे। और ये व्यापार कोई छोटा मोटा लोकल व्यापार नहीं था। वे हाथी दांत, कीमती पत्थर और तांबे जैसी चीजों का एक्सपोर्ट करते थे और बदले में सोना, चांदी और ऊन इंपोर्ट करते थे। प्राचीन मेसोपोटामिया के शिलालेखों में उनके साथ भारी मात्रा में व्यापार का जिक्र मिलता है, जहां इस सभ्यता को मेलुहा कहा जाता था। उन्होंने बिना किसी युद्ध या खून खराबे के सिर्फ और सिर्फ व्यापार के दम पर अपार संपत्ति इकट्ठा की थी। अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही चतुर तरीका निकाला था, एंशिएंट सिक्योरिटी टैग। वो क्या करते थे कि अपने सामान को बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगा देते थे और फिर अपनी एक खास पत्थर की मुहर उस पर दबा देते थे। अगर मुहर सलामत है तो इसका मतलब है कि सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इन मुहरों पर एक सींग वाला जानवर, हाथी और बैल जैसी बड़ी ही अद्भुत आकृतियां बनी होती थीं, जो उनकी कलात्मक प्रतिभा का जीता जागता सबूत है। अगर उनके धर्म की बात करें तो उनका नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल था। उन्होंने कोई विशाल मंदिर पीछे नहीं छोड़े। इसके बजाय वो प्रकृति, पीपल के पेड़ों और जानवरों की पूजा करते थे। खुदाई में एक योगी की मुहर मिली है जो जानवरों से घिरा हुआ है और साथ ही मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली हैं। कालीबंगन और लोथल जैसे शहरों में हवन कुंड भी पाए गए हैं, जो अग्नि की पवित्रता में उनके गहरे विश्वास को दिखाते हैं। भाग 5, रहस्यमयी पतन और अमर विरासत। सब कुछ कितना परफेक्ट था ना, बिल्कुल एक शांतिपूर्ण यूटोपिया। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस अजेय सभ्यता में दरारें पड़ने लगीं और ये बड़े बड़े शहर खाली होने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसके कई अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि महान सरस्वती नदी सूख गई, जिससे खेती पूरी तरह नष्ट हो गई। कुछ सबूत ये भी बताते हैं कि मोहनजोदड़ो में भयानक बाढ़ आई और उसे कम से कम 9 बार फिर से बसाया गया। ऐसा भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने वहां के पर्यावरण को ही बिगाड़ दिया हो, या फिर कंकालों पर मिले निशानों को देखकर लगता है कि कोई बेकाबू बीमारी फैल गई थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी बाहरी हमले या युद्ध का कोई भी ठोस सबूत हमें आज तक नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बीच एक बात बहुत सुकून देने वाली है। भले ही उनके पक्की ईंटों वाले वो शहर खामोश हो गए, लेकिन उनकी आत्मा कभी नहीं मरी। वहां के लोग धीरे धीरे गंगा के मैदानों की ओर बढ़ गए। आज भी भारत के गांवों में जिस तरह की बैलगाड़ियां और चूड़ियां इस्तेमाल होती हैं, प्रकृति और योग का जो महत्व है और जो निर्माण तकनीकें हैं, वो सब उसी महान सभ्यता से सीधे हम तक पहुंची हैं। उनकी विरासत आज भी हमारी आधुनिक संस्कृति में सांस ले रही है। अब हम इस एक्सप्लेनर को एक ऐसी पहेली के बिना खत्म नहीं कर सकते जो आज तक अनसुलझी है। मोहरों और तांबे की पट्टियों पर छोड़े गए लगभग 400 से 500 अलग अलग और अनोखे प्रतीक। ये उनकी भाषा है, उनकी लिपि। हमें इतना तो पता है कि वे दाएं से बाएं लिखते थे, क्योंकि बाईं ओर अक्षर अक्सर थोड़े सिकुड़े हुए मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 100 सालों से दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और भाषाविद भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। मिस्र की तरह हमारे पास कोई रोसेटा स्टोन या ऐसी कोई द्विभाषी पट्टिका नहीं है जो इस रहस्यमयी भाषा को डीकोड करने की चाबी बन सके।
और बस यहीं पर आकर हम उस सबसे बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं। जिस दिन ये अनपढ़ी लिपि आखिरकार हमसे बात करेगी, उस दिन मिट्टी में दबे और कौन कौन से अद्भुत रहस्य हमारे सामने आएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इन खामोश खंडरों की कहानी, सच मानिए, अभी खत्म नहीं हुई है।